हेलो बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही होगी। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल के अलग अलग कॉन्सेप्ट और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, कई तरह की सीरीज, कुछ क्वेश्चन भी उसमें दिया गया था, उसके भी प्रैक्टिस हो गया। आज का डिस्कशन होगा क्वांटम नंबर से रिलेटेड बच्चे। और क्वांटम नंबर से रिलेटेड आप पहले वेव मैकेनिकल मॉडल थोड़ा सा आइडिया इसमें रखना पड़ेगा। वेव मैकेनिकल मॉडल, तो अब वेव मैकेनिकल मॉडल बेसिकली अगर मैकेनिकल कहा जाए बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करना होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफिनिट है, लेकिन अगर डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल डुअलिटी के बेसिस पे इसको समझा जाए, तो हर मूविंग पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का है उसमें वेव लाइक नेचर भी आएगा। तो सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेना है डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल डुअल कैरेक्टर। इस पे ये बेस्ड होगा। अब ये क्या है, इस पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज वेव लाइक नेचर, इसमें वेव आ जाएगा जब वो मूव करेगा, और पार्टिकल लाइक नेचर तो है ही, वेव पार्टिकल डबल नेचर वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सिंगल सा फोटोन लें, इसका एनर्जी वैल्यू h इंटू फ्रीक्वेंसी है, जो m इंटू सी के बराबर हो जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके बदले कह दीजिए c बाई लैम्डा, m इंटू सी स्क्वायर, सी सी विल गेट कैंसिल्ड, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा h डिवाइडेड बाई m इंटू सी। अगर फोटोन के जैसा कोई भी पार्टिकल जो भी स्पीड से चल रहा है, ए पार्टिकल फोटोन को ट्रीट कर रहे हैं पार्टिकल के जैसा, एक क्वांटम एनर्जी का वैल्यू है, तो ये क्वांटम भी है, वेव भी है, इसमें एक छोटा सा पार्टिकल भी है। तो वेव और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर h इंटू न्यू से पता चलता है। अगर h इंटू न्यू से पता चल रहा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई भी पार्टिकल जो मूव करे, मूविंग विद v वेलोसिटी, इनका लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c के जगह पे उसका वेलोसिटी v लिख दीजिए, h बाई एम वी। अब इसमें वेलोसिटी दिया रहेगा, पार्टिकल का मास अगर दिया रहेगा, तो वेवलेंथ ले आएंगे, कोई ये पार्टिकल चले कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो आ ही जाएगा। हाँ, वेवलेंथ तभी ज्यादा डोमिनेंट होगा जब मास कम होगा, तो वेवलेंथ उसका डोमिनेटिंग वेव लाइक नेचर डोमिनेंट होगा जब माइक्रोस्कोपिक होगा, लेकिन वेव लाइक नेचर तो सभी में होगा।
H जहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.626 या 6.3 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इनको मॉडिफाई कर लीजिए आप। चलिए तो मॉडिफाई कर लिया जाए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। लैम्डा H/mv काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे कैसे मॉडिफाई किया जाए बच्चे? तो mv को इसको कह सकते हैं h बाय लिनियर मोमेंटम, mv को बोलते हैं लिनियर मोमेंटम, को पता है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें, तो इसको कह सकते हैं m इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। m इंटू वी क्या है? लिनियर मोमेंटम है, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। p लिनियर मोमेंटम को समझ रहे हैं हम लोग। तो लिनियर मोमेंटम स्क्वायर का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी है। तो लिनियर मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो कभी कभी कोरिलेट करने के लिए किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है तो मास पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसका मास देख लीजिएगा, मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ उसका कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का सेम कह दे तो काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हैं, ये चार्ज को E मान लेते हैं इनटू वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है बच्चे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज है Q या E मान लेते हैं, तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी करवाता है डिवाइडेड बाय चार्ज E। तो काइनेटिक एनर्जी को E भी बोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सोचा जाए तो H डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का 3/2 kT कह सकते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए। तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, K जहां पर कांस्टेंट है। तो ये सभी चीजों को अप्लाई करके कितना उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कह दें हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस and methane at 127 degree Celsius. Find ratio of de Broglie wavelength। चलेगा तब वेव जैसा नीचे आ जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बता दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब 4 इक्वेशन आपको याद रख लेना है। 1 2 3 4। सो अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास टेम्परेचर, बाकी सब फिक्स है। तो जब फिक्स है बाकी सब, तो कह सकते हैं हीलियम का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मीथेन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उल्टा कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बाकी सब फिक्स है, मास ऑफ मीथेन इनटू टेम्परेचर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हीलियम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेशियो भी तो इनवर्स हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर ये मास मीथेन का 16 है, ये 300 है, मीथेन का टेम्परेचर देख लीजिए 127 है, इसमें 273 जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा टोटल 400। तो यहां पर 400 कर लेना है। हीलियम का मास तो 4 mu होता है, टेम्परेचर 300 है।
4 कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √16/3, मतलब 4:√3। इस तरह से रेशियो या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है, वो आप प्रॉब्लम श्योर एंड सर्टेन सॉल्व कर लेंगे। ओके, और इसके और सारी प्रैक्टिस गाइड बुक से कर लीजिए, तो इसका आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली वेव मॉडल पे है, और वो मैकेनिक्स जो वेव लाइक नेचर को भी डील करे चलते हुए पार्टिकल में, उसको बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड होगा किस पे? तो वो डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पे। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है? तो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक नेचर। तो वेवलेंथ कितना आएगा कोई भी पार्टिकल मूव करेगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको मॉडिफाई कर दिया काइनेटिक एनर्जी में, चार्ज इनटू वोल्टेज से, वोल्टेज भी कभी कभी दिया रहेगा, और फिर टेम्परेचर के फॉर्मेट में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर दूसरा ये है, दूसरा ये लॉजिक है इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन बच्चे, तो डी ब्रॉगली के हिसाब से इसमें वेव आ जाएगा, तो वेव बना दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो डिफिनिट नहीं है, वेव है। ओके भाई, इसमें वेव है। सो इलेक्ट्रॉन का पाथ को सर्कुलर नहीं लेना है, वेव के जैसा, वेव के जैसा। तो वेव मैकेनिकल मॉडल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है वो वेव पे आधारित है, तो इसको वेव फंक्शन के जैसा ट्रीट करवाइए। तो वेव तो बताइए कभी अप डाउन हो रहा है तो साइन के कर्व में आ जाएगा, वो वेव फंक्शन बोलेंगे। साइन के साथ इसका डिस्टेंस डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जब डेफिनेट नहीं है, दूसरा ये बेस्ड होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल according to this it is impossible to measure simultaneously exact location, position और मोमेंटम। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, दूर जाएगा तो घट जाएगा, नहीं देखाएगा तो बढ़ जाएगा। अनसर्टेनिटी है, अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी देखें तो ये बढ़ सकता है, कुछ चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये वेलोसिटी का रेंज आया। तो परसेंटेज एरर जो मेजरमेंट में आएगा, या नहीं जोड़ेंगे तो एरर आएगा, जोड़ देंगे तो एक्यूरेसी आएगा, या परसेंटेज एक्यूरेसी भी कह सकते हैं इसको। इतना से वेरिएशन हो रहा है, इतना जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के एक्यूरेट रीडिंग आएगा इनटू 100। परसेंटेज एरर या परसेंटेज एक्यूरेसी इन वेलोसिटी। उसी तरह से पोजीशन या तो बढ़ जाएगा वेव लाइक नेचर के चलते, या घट जाएगा। तो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एक्यूरेसी इन पोजीशन हम लोग कह सकते हैं, जो वेरिएशन होगा ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर वेलोसिटी में चेंजिंग है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो लीनियर मोमेंटम है, इनटू पोजीशन में चेंज, इसका वैल्यू ज्यादा होगा या ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा h/4 पाई के, h जहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, पोजीशन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो बोर्ड ने तो कैलकुलेट किया था वेलोसिटी कितना पे अलग अलग पाथ में, यहां पर कुछ ना कुछ डिमेरिट आ गया। इसको दूर करने के लिए वेव के जैसा सोचेंगे तो पल पल हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ वेलोसिटी
और पोजीशन चेंज करता रहेगा। इसी पे बेस्ड एक मॉडल आया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल बेस्ड है डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पे। दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग कैरेक्टर है उसको दर्शा दिया जाए वेव फंक्शन से। सो इलेक्ट्रॉन has wave like nature and this is characterized by, इसको कैरेक्टराइज कर लेंगे वेव फंक्शन कॉल्ड, वेव फंक्शन का नाम साई। अब इलेक्ट्रॉन में वेव लाइक नेचर है तो इस वेव को इंडिकेट कर लीजिए। सर्कुलर पाथ तो है नहीं, इसमें चलना चाहिए था, ये वेव है, इसको साई कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन को इंडिकेट करते हैं वेव फंक्शन से। इसके पोजीशन अनसर्टेन है, वेलोसिटी भी अनसर्टेन है, क्योंकि इसमें वेव लाइक नेचर आ रहा था। वेव को दर्शा दीजिए साइड से, सिंपल। अब अगर कहा जाए, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी का एक्स्ट्रा पॉइंट वेव के जैसा चल रहा है, ये वेव है, तो जो सरकमफेरेंस है, ये जो है सरकमफेरेंस, ऐसे पेरीमीटर को जोड़ लीजिए, तो जितना लेमडा हो, लेमडा तो है क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये सरकमफेरेंस आ जाता है। या अगर बोर्स एटॉमिक मॉडल में mvr का वैल्यू लाया जाए जो nh/2π होता है, तो 2π को r के पास ले जाइए, 2πr इज इक्वल टू nh/mv। h/mv ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जहां पर n क्या है तो नंबर ऑफ वेव है और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है। मतलब ये है कि जितना ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर, ऑर्बिट नंबर 3 3 वेव बनाएगा, 4 वेव बनाएगा, 4 लैम्डा आ जाएगा बच्चे। मतलब सरकमफेरेंस हमेशा n लैम्डा के बराबर हो जाता है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इस पे बेसिस आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम पूछा जाता है। ये रेडियस को कह सकते हैं बोर n²/z बराबर n लैम्डा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी का भी कहे तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं, बोर्ड्स लगा दिया उसमें, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से 2πr बराबर n लैम्डा कह सकते हैं। वेव लाइक नेचर है, तो जितना ऑर्बिट में चलेगा उतना ही नंबर ऑफ वेव आएगा। चौथा ऑर्बिट में है तो 4 वेव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वेव है, जिसको साई से दर्शाया। ये जो साई है इस तरह से वेव इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हम लोग इतना कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम से कम वेव बना रहा है तो इसी रीजन में आएगा। रीजन यहां से लिमिट है और ये इसी के बीच में रहेगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिए एक रीजन बना लीजिए जहां पर मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
in a region called orbital। इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का रीजन बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इस तरह से सर्कुलर पाथ तो है नहीं, रीजन बना लेते हैं। ये एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा चल रहा है। तो वो जो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो साई स्क्वायर कह दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉन का अगर वेव लाइक नेचर को इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बनाता है, तो हम लोग इनको छोटा सा इक्वेशन, वेव इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में है, डी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन के वेव का इक्वेशन है। ये टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी साई। ओके बच्चे, सो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में इसी को लिखा जाता है एच साई इज इक्वल टू ई साई। इलेक्ट्रॉन का वेव का इक्वेशन है, ये वाला नाम दिया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रख दिया जाए, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो साई का वैल्यू आ जाएगा जो वेव लाइक नेचर को दर्शाएगा। तो इनका मतलब इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन लाने के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन इक्वेशन से आएगा थ्रू सम मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन का आता पता देगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस जगह पे है, कहां पर फाइंडिंग होने का चांस है, सब कुछ बता देगा। ये इक्वेशन बेसिक इलेक्ट्रॉन को डील करेगा। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन, जितना सोल्यूशन आएगा वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने वाला है, उसका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है। तो तीसरा इसका है कि इलेक्ट्रॉन मेक्स स्टैंडिंग वेव एंड मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन can be solved by solving Schrodinger wave equation। इससे कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, बताएगा कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस है, और जो सॉल्यूशन आएगा उसका नाम है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर सॉल्यूशन ऑफ Schrodinger वेव इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन बेसिकली तीन चीज देगा। एक का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरे का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ये तीन वेव को दर्शाने वाला है बच्चे। चौथा जो स्पिन है, क्वांटम नंबर 4 होते हैं, स्पिन ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को बताएगा। इसका वेव लाइक नेचर, जो भी वेव को सॉल्व करेंगे तो ये तीन सॉल्यूशन आएंगे, और ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस है। ओके, सो बेसिकली कहीं कहीं पे आपका साई का वैल्यू, जैसे अगर ऐसा कहा जाए इलेक्ट्रॉन का साई ऐसा दिया हुआ है, कहां पर मैक्सिमम चांस है इलेक्ट्रॉन पाए जाने का, ये साई है वर्सेस डिस्टेंस है। तो साई डिपेंड करेगा दो चीज पे, एक डिस्टेंस पे, दूसरा एंगल पे। तो दो तरह का वेव फंक्शन होगा, एक रेडियल वेव फंक्शन, दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और ये एजीमुथल से आएगा बच्चे। एंगुलर वेव फंक्शन वो डिपेंड करेगा एल और एम पे, कि इलेक्ट्रॉन कितना एंगल पे है न्यूक्लियस से, क्योंकि इसका पाथ तो एकदम फिक्स है ही नहीं। तो कहां कहां पर मैक्सिमम चांस होगा, यहां पर मैक्सिमम, साई स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर भी मैक्सिमम होगा,
क्योंकि नेगेटिव है, स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो जगह मान लेते हैं ए और बी, यहां मैक्सिमम चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए अब एक एक करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में पाया जाएगा, मेन जो रीजन है बड़े से, जैसे पूरे घर का नाम दीजिए, घर नंबर, अगर आपका घर का नंबर है मान लेते हैं 105, तो उसमें रूम होगा, तो 105 प्रिंसिपल है, पूरे घर को बताएगा, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, जो मथल है ये सब सेल को बताएगा। अल्टीमेटली जहां पर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम संभावना है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से दर्शा दीजिए, वो ऑर्बिटल कहलाएगा। पूरा घर सेल, घर के अंदर रूम सब सेल, रूम के अंदर बेड ऑर्बिटल, वहीं पे आदमी मैक्सिमम होगा, वो तो चल भी सकता है पूरी जगह। तो बेसिकली ये तीन चीज आएगा, सेल सबसे बड़ा होगा, वो बताएगा कि साइज क्या है उस जगह का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आता है वो साइज बताएगा, ये शेप बताएगा, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसका शेप क्या है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो बताएगा कि वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल वो किधर ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में है। अब बारी बारी से हम लोग इनका डिस्कशन कर लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये तो समझ गए, सेल बता देगा कितना बड़ा सेल है वो भी बता देगा, एन का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो बताने वाला है कि कितना बड़ा सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने का चांस है, एन का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नील्स बोर दिया था, बेसिकली इसका नंबर 1 से इंफिनिटी तक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये साइज को डिसाइड करने वाला है, ऑर्बिट का या सेल का, यहां सेल कह दीजिए, या ऑर्बिटल का साइज बताएगा। जहां पर भी हम लोग पढ़े थे रेडियस, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इनका वैल्यू रखते जाइए 1 2 3 4, तो ये रेडियस आते जाएगा। उसी तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के जैसा आ जाता है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड होगा। ये मेन एनर्जी लेवल को भी बताएगा, मेन एनर्जी लेवल को भी बताएगा। एन का वैल्यू जैसा हमने पढ़ा कि एन का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, एन का वैल्यू 1 होगा तो एनर्जी कम होगा, उसको पुराने स्टेट बोलेंगे। ये एनर्जी ऑफ द सेल बताएगा या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताएगा। वेलोसिटी भी कहें मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है। ये एन जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा। तो इसका मतलब एन जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ा, साइज को बताने वाला है, एनर्जी बढ़ा, एनर्जी को बताने वाला है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का घट जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी और रेडियस को बताता है मेनली। हाँ, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जो एन था बोर्स एटॉमिक मॉडल में, इसको ऑर्बिट नंबर कहते थे, अब वो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दीजिए। हो गया क्लियर? जस्ट गो थ्रू इट। एनर्जी, एन का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जैसे जैसे बढ़ेगा एन का वैल्यू वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। अगर एन का वैल्यू 1 है तो उसको के सेल बोलते हैं, 2 है तो एल सेल, सेल नंबर है, एम सेल, एन सेल। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन किसी सेल में 2n² होगा, और ऑर्बिटल सबसे छोटा हिस्सा उस सेल में जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाएगा n²। जैसे के सेल में ऑर्बिटल 1 हो जाएगा, इसमें ऑर्बिटल 4 हो जाएगा, इसमें ऑर्बिटल बच्चे 9 आ जाएगा, n² करने से ऑर्बिटल आ जाएगा, इसमें 16, इसमें 25 और इसमें आ जाएगा 36। ये सब ऑर्बिटल है।
ये ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में चाहे k सेल का हो, m सेल का हो, n सेल का हो, हर एक ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है l सेल के लिए, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अटता है। बॉक्स बना करके आप जानते ही हैं, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रखते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं ऑर्बिटल n स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा वो भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। आपको अगर कहा जाए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो या हाइड्रोजन, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 3s 3p या 3d? डी सबसेल है। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी सिर्फ n पे, ये प्रिंसिपल, आगे प्रिंसिपल है, एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो तीनों का एनर्जी लेवल बराबर हो जाएगा। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे सोडियम कह दें या हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सिर्फ एनर्जी n पे डिपेंडेंट है, -13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ऑर्बिट नंबर वही ले तो एनर्जी वही हो जाएगी, ऑर्बिट नंबर 3 3 3 है, सेल नंबर प्रिंसिपल नंबर वही है तो एनर्जी वही हो जाएगा। हाँ, अगर z बढ़ा दे तो एनर्जी कम हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि 2s के लिए एनर्जी वैल्यू बता दीजिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, तो लिथियम तो सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। ये दोनों पे डिपेंडेंट होगा। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक के लिए किसी एक पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग के लिए एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंडेंट है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी भी बराबर होगा। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, अगर n प्लस l ज्यादा हो, एजीमुथल ज्यादा हो। एजीमुथल आगे हम लोग पढ़ेंगे, l का वैल्यू 0 है तो उसको बोलेंगे सब सेल, सब सेल को पहचानने वाला ये नंबर है। n1 है तो p है, ये सेप भी बताने वाला है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए n प्लस है, मतलब एनर्जी मेनली n पे डिपेंड करेगा, कुछ हद तक l पे डिपेंड करेगा, दोनों को जोड़ने पे। लेकिन मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है। इतना कुछ आपको थोड़ा सा क्लियर रखिए। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। एजीमुथल क्वांटम नंबर तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या बताने वाला है, इसको एल से, या इसका दूसरा नाम भी है सब्सिडियरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एल का वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो 0 से n-1 तक ये शेप बताएगा और सब सेल को पहचानेगा। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलेंगे इसको। एजीमुथल तो नाम है ही। ये क्या बताने वाला है, शेप बताने वाला है। किसको पहचानने वाला है, सब सेल को पहचानने वाला है। वैल्यू कितना, 0 से n-1 ये वैल्यू आएगा। कहां से आ रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से। ये 0 रखते जाइए तो पता चलता जाएगा कौन कौन सा सब सेल आ रहा है न्यूक्लियस के बाहर, किसमें इलेक्ट्रॉन होने का प्रोबेबिलिटी है। सो ये समरफील्ड दिया था, इसका वैल्यू k-1, k कैन नॉट बी 0, k कैन नॉट बी 0, लेकिन L 0 तो हो सकता है ना बच्चे। L का वैल्यू छोड़ दीजिए, इसको सीधा कहेंगे 0 to n-1, नेगेटिव होगा नहीं, 0 से स्टार्ट होगा।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, जैसे आपने देखा है सब्सिडी क्वांटम नंबर बोलते हैं। एल डिपेंड करेगा एन पे, 0 से लेकर के n-1 तक। अब एल अगर कहीं पर भी 0 है, एन का वैल्यू जितना है उसके अनुसार ला रहे हैं। एल 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। एल 0 किसी भी सेल के अंदर 0 वैल्यू आ रहा है तो वो एस सब सेल कहलाता है। सब सेल का नाम एस सब सेल। ये पी सब सेल, ये डी सब सेल, ये एफ सब सेल, ये जी सब सेल, सो ऑन, इस तरह से आता जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहें किसी भी सब सेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सब सेल में, मतलब सब सेल मिल करके छोटा छोटा रूम मिल करके घर बनेगा। तो सब सेल मिल करके सेल बनाएगा और उस सब सेल का कितना नंबर होगा डिपेंड करेगा एल पे, 0 to n-1 तक वैल्यू आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ऐसा कर दीजिए 2 + 4l या 4l + 2 कर दे। एस सब सेल जो किसी न किसी सेल में होगा, एल का वैल्यू डाल दिए 2 ही इलेक्ट्रॉन, पी में एल का वैल्यू 1, 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में। ऑर्बिटल कहा जाता है 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, सब सेल की बात हो रही है। ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 30, एल का वैल्यू 2 रखने पे। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन सब सेल में, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, 4 का डिफरेंस है। ऑर्बिटल का नंबर कहा जाए जहां पर मैक्सिमम चांस होता है, हर एक एम एक ऑर्बिटल को पहचानेगा, इसका वैल्यू जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका आधा कर लीजिए 4l + 1। एस में 1 ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 3 ऑर्बिटल होगा, 3 बॉक्स बना देंगे, उसमें 5 बॉक्स, उसमें 7 बॉक्स। इस तरह से ये सब सेल को पहचानने वाला क्वांटम नंबर है, सब सेल को पहचानने वाला क्वांटम नंबर है ये बच्चे। आगे n का वैल्यू अगर 1 है तो l 0 होगा, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू कितना आएगा, 0 से स्टार्ट करना है, 2 - 1 1, ये वाला। 3 है 0 1 2 तक आएगा, 3, तो मतलब कह देंगे यहां पर 3s 3p 3d। यहां पर बता दीजिए बच्चे 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f। क्या बच्चे ऐसे आएगा 4f। चौथा सेल में 4 सब सेल होगा, जितना सेल नंबर है उतना ही उस नंबर के बराबर सब सेलों की संख्या होगी उसमें। जैसे 5 होगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक ही रखेंगे, 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, तो 5 वैल्यू आ जाएगा ना, तो 5 सब सेल होगा। सो हम लोग कह सकते हैं इसका 0 से n-1 तक ये लाई करेगा और हर एक सेल में जितना सेल नंबर है उतना ही सब सेल होगा। इलेक्ट्रॉन भी हम लोग पता कर सकते हैं, L = 0 हम लोगों ने देखा, उसको S कहा जाता है, सब लेवल या सब सेल, ये P सब सेल, ये D सब सेल, F सब लेवल या सब सेल, L = 4 है तो G सब सेल। याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये L का वैल्यू आता है, कहां तक जाता है, लिमिट भी है, हाँ लिमिट है n-1 तक। तो क्या नाम होगा, तो नाम रख देना S P D F G H स्मॉल h I J सो ऑन। तो किसी भी सेल के अंदर कितना सब सेल होगा तो वो सेल नंबर दिया जाए तो उसके अंदर ये काउंट कर लेंगे और सब सेल का वैल्यू लिखते जाएंगे कौन कौन सा होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा एल वैल्यू पे। ओके बच्चे, ये आ गया। अब अगर वही कहा जाए n = 4 है तो कितना, n = 3 है तो 3s 3p 3d, n = 2 है तो 2s 2p, n = 1 है तो 1s। इस तरह से n + l का सब लेवल है।
एसपीडीएफ जो सिग्निफाई करेगा, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल, ये जो जनरलाइज्ड है जी। तो n बराबर 4 है तो वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक जाएगा ना, तो ये तो डिस्कशन हो चुका है। l बराबर 0, n बराबर 4 तो 4s बोलेंगे। सबसेल को डिजाइन भी कर सकते हैं। n बराबर 4, l बराबर 1 भी आ सकता है। 1 है तो p सबसेल, आगे 4 लगा दिया तो 4p सबसेल कहलाएगा। l बराबर 2 है तो d सबसेल, 4 का d सबसेल 4d। l बराबर 4, l बराबर 3 है, क्या n बराबर 4 l बराबर 4 हो सकता है? नहीं, उससे एक कम ही होगा। मतलब 4g नहीं हो सकता है। l बराबर 4 है तो g पढ़े थे, ये नहीं हो सकता है। n बराबर 3 है तो l का वैल्यू 2 तक जाएगा, एक कम में तक जाएगा। और 0 से स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन सा सबसेल का डिजाइन है वो हम लोग तैयार कर सकते हैं। द नंबर ऑफ l वो डिपेंड करेगा n वैल्यू पे, सही बात है। एनर्जी जो डिपेंड करेगा किसी भी सबसेल का एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एनर्जी ऑफ सबसेल वो डिपेंड करेगा ज्यादातर n पे, कम हद तक l पे। तो l सब एनर्जी लेवल्स को भी बताएगा। n प्लस l का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। अब किसी भी एक सब सेल के लिए S का वैल्यू से ज्यादा एनर्जी P का, तो P के लिए L का वैल्यू 1 है तो N में L जोड़ दी। स्पेसिफिक सेल के लिए N के लिए, सेल N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को पहचानेगा। D के लिए 2 है तो एनर्जी बढ़ जाएगा, F के लिए, G के लिए। किसी एक पर्टिकुलर सेल का एनर्जी लेवल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, अगर एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो n प्लस l लिया जाए, उस पे एनर्जी डिपेंड करना शुरू करेगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर के अलावा अगर हम लोग ऑर्बिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही एजिमुथल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चे वो डिपेंड करता है L पे। इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ L, L प्लस 1 h/2 पाई। बोर्ड मैग्नेट्रॉन होते हैं। अगर कहीं पर भी S दिया जाए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि S के लिए L का वैल्यू 0 होता है। S के लिए L का वैल्यू 0 होता है। P के लिए कहीं पर पूछे, किसी भी P के लिए, किसी भी P के लिए तो 1 रख दीजिए, तो 1 √2 h/2 पाई, √2 h/2 पाई या h/√2 पाई। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कई बार पूछे हैं, सीधा से स्क्वायर रूट ऑफ L, L प्लस 1। तो इसलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इसको इसलिए बोलते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम में, इसलिए बोलते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। चलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट आ गए सब के लिए। जहां पर L बराबर 2 है वही इक्वेशन लगा देना है। अगर किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 4l प्लस 2 आपने देखा है, ऑर्बिटल का नंबर 2l प्लस 1, p में 6 इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में l बराबर 3 है तो f होगा। अब ये जो ये मतलब क्वांटम नंबर है वो शेप को भी बताएगा। अगर l का वैल्यू 0 से स्टार्टिंग होता है, l बराबर 0 है तो कहिएगा स्फेरिकल शेप, जिसको S बोलते हैं, S सबसेल। L बराबर 1 है तो कह दीजिए ये डम्बेल शेप, P बोलते हैं, P सबसेल। डम्बेल एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस के अलोंग भी ओरिएंटेड हो सकता है। तो 3 एक्सिस के चलते 3 नंबर लिखना पड़ेगा, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे, ओरिएंटेशन बताएगा। L बराबर 2 है तो डबल डम्बेल शेप, एक्स किसी खास एक्सिस के अलोंग डबल डंबल से, जिसको डी बोलते हैं। अगर एल बराबर 3 आप ही बताइए, 3 डंबल, एफ बोलेंगे। छह लोब हो गया तो इसको एफ बोल दीजिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? सबसेल की बात हो रही है तो 6, उसमें 10, उसमें 14, जी में 18। जी के लिए एल का वैल्यू 4 हो जाएगा और जी के लिए 4 डंबल से हो जाएगा, 8 लोब वाला।
सो सिंपल बच्चा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा बताने वाला है ओरिएंटेशन का, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा जो भी शेप आया है वो किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेट, जो शेप आया शेप बताने वाला तो L था, L0 तो स्फेरिकल, L1 है तो डंबल, 2 है तो डबल डंबल, D 3 है तो ट्रिपल डंबल, F 4 है तो 4 डंबल, G। अब ये ओरिएंटेशन बताएगा, इसका जो वैल्यू है बच्चे वो डिपेंड करेगा L पे, -L2 प्लस L, बीच में 0 कहीं ना कहीं एवे करेगा, -L2 प्लस L। जैसे L का वैल्यू अगर 0 है तो M0 होगा, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होगा, ये स्फेरिकल शेप होगा, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन L बराबर 1 ले लें तो M का वैल्यू -1 प्लस 1 0, बीच में 0 आएगा। तो यहां 3, तो एक x एक्सिस वाला लीजिए px, एक y एक्सिस वाला, एक z एक्सिस वाला, 3 दिशा में वही डंबल से हो जाएगा। ओरिएंटेशन बताएगा नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितना है, मतलब ये p सब सेल में 3 ओरिएंटेशन ले सकता है, वो 3 बॉक्स बना दीजिए, px, py, pz ऐसा करके। और इनका एनर्जी लेवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, ये px हो या py हो या pz हो, सब सेल को, ये पूरा सब सेल p सब सेल में 3 छोटे छोटे पार्ट हैं, बॉक्स हैं, 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इसको ऑर्बिटल बोल दिए, 3 ऑर्बिटल। तो ये पहचानेगा ऑर्बिटल को, पहले ही डिस्कशन अभी अभी हुआ है। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक m का वैल्यू के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन सेट करना। उसी तरह से L बराबर अगर मान लेते हैं 2 है तो m का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 5 ओरिएंटेशन इसमें मिलेंगे, 5 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मिलेगा। सिंपल बच्चा। सो ये लैंडे ने प्रपोज किया था, इसको m या ml से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओरिएंटेशन को बताएगा। ये एक्सप्लेन करता है जीमैन इफेक्ट को। जीमैन इफेक्ट का क्या मतलब बच्चे, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ जाता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें तो स्टार्क इफेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलता है, कितने सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से, कितना सब एनर्जी लेवल्स। अभी वो डिजेनरेट था, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो px अलग, py अलग, pz अलग, तो 3 और सब लेवल बनेगा, तो लाइट का रेडिएशन बढ़ जाएगा। लाइट तो आता जाता है एनर्जी के डिफरेंस के चलते ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है सब ऑर्बिटल को जो सब सेल डिवाइड हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो, मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं लगाया जाए तब जाकर के सभी एनर्जी बराबर होगा, लगा दिया जाए तो एनर्जी में डिफरेंस आएगा। तो स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट हो जाता है। चलिए इतना तक हम लोग इसमें है, फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पढ़ लेंगे तो क्विकली रिवीजन हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।